खिलाफ झूठा प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में कोई भी इमारत का नुकसान नहीं हुआ। आप मुझे एक भी फोटो या सबूत दिखाइए जिसमें भारत में किसी इमारत को नुकसान हुआ हो। एक कांच तक नहीं टूटा। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक संसद भवन में चल रही है। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JS खेहर कमेटी के सामने सुझाव दे रहे हैं। संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री PP चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय JPC बनाई गई है। JPC का काम बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना है। अब तक कमेटी की 4 बैठकें हो चुकी हैं। केंद्रीय विद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री सुकांतु मजूमदार की उपस्थिति में हो रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य विषय NEP 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा, मूल्यांकन और योजना के माध्यम से विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। इस चिंतन शिविर में दिल्ली विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत कई संस्थान भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। भारत के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें और NEP 2020 जो है, जो हमारा मसौदा है, जिसको आगे लेकर हम सामने चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की मार्गदर्शन में, इसको धरातल पे लाने का काम कैसे हो सकता है, इस पे ऊपर टॉक हो रहे हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचे भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने बैठक से इतर तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री बेनिडिक्टो फेरेइटास से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और तिमोर लेस्ते के बीच चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और दिल्ली साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। भारत के विदेश राज्य मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में तिमोर लेस्ते के समर्थन और एकजुटता के लिए आभार भी व्यक्त किया। देश में रेबीज से होने वाली मौतों में 75% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने 2030 तक रेबीज से होने वाली मौत को 0 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण अपनाए जाने की ज़रूरत है। चेन्नई स्थित ICMR के इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में ये बात सामने आई है कि हर साल रेबीज से 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हर साल जानवरों के काटने के 90 लाख मामले सामने आते हैं। इनमें 2/3 कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं। स्टडी में ये भी बात सामने आई है कि देश के 80% सरकारी अस्पतालों में ही रेबीज के टीके उपलब्ध हैं। सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में रेबीज के टीके को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। स्टेट में स्टडी की थी और जो भी हमको व्हाट वी फाउंड इन द स्टडी वाज अबाउट नंबर ऑफ एनिमल बाइट्स वेर अबाउट 9 मिलियन पर ईयर एंड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल हमने एस्टिमेट किया कि अबाउट 5700 डेथ्स पर ईयर रेबीज़ की वजह से हमको मिलते हैं। वी ऑल्सो असेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन डिफरेंट स्टेट
And what we found that about 80% of health facilities had rabies vaccine available. But अभी टारगेट है कि 2030 तक ज़ीरो रेबीज़ करना है। उसके लिए 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सब हेल्थ फैसिलिटी में रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली रेबीज़ वैक्सीन के अलावा आइदर मोनोक्लोनल हो गए या एंटीबॉडीज़ रेबीज़ की अवेलेबल करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलरली क्लास 3 बाइट में प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देना बहुत ज़रूरी है और उसकी अवेलेबिलिटी स्पेशली पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटी में बहुत कम थी। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि डॉग वैक्सीनेशन, क्योंकि जस्ट ट्रीटिंग ह्यूमन केसेस और वैक्सीनेटिंग देम विथ vaccinating animal blood cases is not going to stop rabies transmission. We also need to ensure that the dogs are vaccinated. So that is one important measure that we'll have to take. And the third thing that we'll have to take is we also need to improve the surveillance in animals. दुनिया में भारत की यूपीआई पेमेंट सर्विस का डंका बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूपीआई की जमकर तारीफ की है। आईएमएफ ने कहा कि यूपीआई का तेजी से विकास हो रहा है, जो भारत में बाकी सभी डिजिटल भुगतान के तरीकों से आगे है। वहीं अब लोग नगद का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएमएफ ने कहा कि यूपीआई के जरिए भारत में अब हर महीने 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। इसके अलावा भारत अब किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज भुगतान करता है और इसका श्रेय पूरी तरह से यूपीआई को जाता है। बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक क्विक और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसे भारत में साल 2016 में शुरू किया गया था। इसे एनपीसीआई द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए विकसित किया गया था। देश में आए दिन जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले सामने आ रहे हैं और इसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जबरन या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल में आश्वासन दिया है कि पुलिस महासंचालक यानी डीजीपी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और अब उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से ले रही है। धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जबरदस्ती या लालच के माध्यम से धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण डालने के लिए आवश्यक विधायी उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने यूएई से नारकोटिक्स मामले के आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अबू धाबी की इंटरपोल टीम के साथ मिलकर आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाया गया है। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित आरोपी है। मुंबई पुलिस की 4 सदस्यीय टीम 7 जुलाई को यूएई गई थी, जो आज कुब्बावाला मुस्तफा को लेकर मुंबई पहुंची। कुब्बावाला पर विदेश में रहते हुए सांगली में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चलाने का आरोप है। इस फैक्ट्री से कुल 126 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। कुब्बावाला मुस्तफा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के अनुरोध पर 25 नवंबर 2024 को इस मामले में इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉरिडोर नोटिस जारी करवाया था। और आइए आपको बताते हैं कि कब और किसका प्रत्यर्पण हुआ है। 2015 में माफिया सरगना छोटा राजन इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित किया गया था। 2014 के बाद भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसी गई है। मौजूदा सरकार ने कई ऐसे उपाय किए हैं जिसमें कई भगोड़े अपराधियों को दिल्ली भारत लाया गया है। 2005 से 13 के बीच औसतन लगभग 4 अपराधी भगोड़े प्रत्यर्पित हुए हैं। 2014 के बाद यह संख्या बढ़कर 10 पर पहुंच गई थी। 2021 में 18 अपराधियों को प्रत्यर्पित किया गया है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंजेगी और ये और तेज सुनाई देगी। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। कहा गया है कि इस दौरान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है। सावन में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में हर सोमवार को रुद्राभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है।
उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत हर शिवालय में शिव भक्त शिव की आराधना में लीन हैं। सावन के पहले दिन शिव भक्त बेहद उत्साहित हैं। ये 4 दृश्य आप देख रहे हैं दिल्ली, हरिद्वार, वाराणसी और अयोध्या से। गौरीशंकर मंदिर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर से आप देख रहे हैं, वहीं अयोध्या में आप देख रहे हैं शिव भक्तों का जमावड़ा है, हुजूम है। और आइए सुनते हैं क्या कहना है शिव भक्तों का सावन के महीने की शुरुआत में। तब भोलेनाथ के लोग बहुत ही पूजा करते हैं। यहाँ पे भीड़ उमड़ चुकी है पूरी और लोग जल चढ़ा रहे हैं भगवान को, भोलेनाथ को खुश कर रहे हैं। भगवान को वैसे तो भोलेनाथ को सिर्फ जल ही प्रिय है, उनका नाम ही भोले है, उनको जल ही दे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन लोग अपनी श्रद्धा के लिए वो कमल का फूल, सफ़ेद फूल, बाकी चीज़ें अर्पित करते हैं। सावन मास इस साल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है और सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन था, तभी देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम यहाँ के मुख्य पुजारी जो शंभुगिरी हैं उनके हम लड़के हैं। यहाँ पर जो है आने जाने वालों की संख्या लगभग बराबर जो है बनी रहती है। भीड़ आती है, भीड़ चली जाती है। फिर सोमवार की जो बात रह गई, सोमवार को जो है 50,000 से ऊपर जनता यहाँ जल चढ़ाती है। इसमें ऐसी मान्यता है कि यहाँ दक्ष मंदिर में दूध, दही, घी, बेलपत्र जल चढ़ा दे, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बढ़िया हुए, भगवान की कृपा इतनी रही कि हर बार जब भी श्रावण मास आता है हमें तो कोई तकलीफ होती नहीं और बढ़िया शुरू से दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे। सुबह उठ गए थे 4 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाया भगवान जी को, बेलपत्र चढ़ाई, आशीर्वाद लिया उनसे। बहुत पवित्र महीना है ये, सबको आना चाहिए जल्दी उठ के। आज रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी पूर्व कैडेट संघ की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से सांसद मनोज तिवारी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, शिक्षा सचिव संजय कुमार, युवा मामलों के सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोबिल और एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्र निर्माण में एनसीसी के पूर्व कैडेटों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनसीसी पूर्व कैडेट संघ के पहले सदस्य हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बहादुरी, खेलकूद, सोशल साइंस, विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण सहित आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। विंबलडन में आज पुरुष एकल वर्ग के पहले सेमीफाइनल में 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच का सामना दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर से होगा। विंबलडन में आज पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। टेलर फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। फ्रिट्ज एंडी रॉडिक के बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष टेनिस खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं। इससे पहले अल्कराज और फ्रिट्ज 2 बार आमने सामने हुए हैं। 2023 के मायामी मास्टर्स और 2024 में लेवर कप में दोनों बार अल्कराज ने बाजी मारी थी। अल्कराज 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और उनकी नजर विंबलडन में खिताबी हैट्रिक पर है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके और 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर आमने सामने होंगे। जोकोविच की उम्र 38 साल है, वहीं उनके सामने 23 साल के सिनर हैं। ऐसे में इसे टेनिस की 2 अलग पीढ़ियों के बीच का मैच माना जा रहा है। जोकोविच और सिनर के बीच हुए कुल 9 मुकाबलों में सिनर 5-4 से आगे हैं। खास बात यह है कि दोनों के बीच हुए पिछले 4 मुकाबलों में सिनर ने बाजी मारी है। हाल ही में फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को सीधे सेट्स में मात दी थी। ये कहना तो मुश्किल है कि कौन से 2 खिलाड़ी रविवार को होने वाले फाइनल में नजर आएंगे, लेकिन दोनों सेमीफाइनल्स के रोचक लाइनअप को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि टेनिस प्रेमियों को आज 2 रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को देश में खेल को जड़ से मजबूती देने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 13 से 19 जुलाई तक स्वीडन के गोथेनबर्ग में आयोजित होने वाले गोथिया कप युवा फुटबॉल टूर्नामेंट में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा मल्लिका नड्डा मौजूद हैं। मैडम, कैसे देखती हैं इस पूरे एक मिशन को, चाहे गोथिया कप की बात कर लें, चाहे हम स्पेशल जो विंटर गेम्स हुए थे उसकी बात करें, या फिर स्पेशल ओलंपिक की बात करें, तो किस तरह से एक पूरा परिदृश्य जो है वो पिछले कुछ समय के दौरान बदल गया है? क्रांति खेल से इस विषय को लेकर स्पेशल ओलंपिक्स कार्य कर रहा है और इंक्लूजन रेवोल्यूशन ये स्पेशल ओलंपिक्स का हमेशा का मूल मंत्र रहा है। और मुझे लगता है पिछले कई वर्षों में ये आंदोलन जन जन तक पहुंचाने का प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स भारत के कार्यक्रमों के माध्यम से हो रहा है और समाज की मुख्य धारा से हमारे दिव्यांगजनों को हम खेलों के माध्यम से जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। वर्ल्ड समर गेम्स और वर्ल्ड विंटर गेम्स में स्पेशल ओलंपिक्स के भारत के खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। खेल मंत्रालय और एजुकेशन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों के माध्यम से हम इस इंक्लूजन के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से गोथिया कप को भी एक नई पहचान जो है वो देश में भी मिल रही है और हम देख रहे हैं किस तरह से कि हरियाणा की जो अंडर 15 की लड़कियों की टीम है वो भी हिस्सा ले रही है। तो ये कहना चाहिए कि इसका विस्तार जो है वो अब पूरे देश में हो रहा है। गोथिया कप 2025 में जहां स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम दूसरी बार जा रही है, वहीं हमारे लिए ये विशेष उपलब्धि है कि अंडर 15 गर्ल्स टीम हरियाणा की पहली बार गोथिया कप के लिए चयनित हुई है और ये टीम विश्व के 70 देशों के साथ अपने टैलेंट को प्रदर्शित करेगी, जहां 1900 टीमें खेलेंगी और ये विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल का इवेंट प्रतिवर्ष स्वीडन में गोथेनबर्ग में कराया जाता है। अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है, इसको किस तरह से देखती हैं? नई स्पोर्ट्स नीति के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन खेल की दिशा में लाए गए हैं और हम सब फेडरेशन उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दिव्यांगता के खेलों को एक मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, उनके अवार्ड राशि को बढ़ा के, मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है और खेल नीति में हम सब आगे बढ़ के खेल मंत्रालय के साथ कार्य करें, यही हम सबका संकल्प है। खेल जो है वो जिस तरह से अब विस्तार उसको मिल रहा है, देश में एक नई जो खेल नीति है उसका जो फ़ायदा है वो केवल ज़मीनी स्तर पर नहीं मिलेगा बल्कि खिलाड़ियों को अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा। कैमरामैन ललित के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे व्यापार में अवरोध और कनाडा के पलटवार का जवाब बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कनाडा ने अमेरिकी आयात पर कोई जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका उस वृद्धि को भी 35% के ऊपर जोड़कर वसूल करेगा। ट्रंप ने अपने आधिकारिक पत्र में साफ कहा है कि कनाडा अमेरिका में फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए गंभीर खतरा बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है जब अमेरिका को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत स्टेट डिपार्टमेंट में व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय जल्द ही उन कर्मचारियों को नोटिस भेजना शुरू करेगा जिनकी नौकरियां कटौती की इस योजना से प्रभावित होंगी। स्टेट डिपार्टमेंट के उप सचिव माइकल रीगल्स ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा है कि पुनर्गठन के अंतिम चरण में जाने से पहले प्रभावित कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है, जिनमें विदेशी सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है, जिससे अमेरिका के राजनयिक तंत्र में बड़े स्तर पर बदलाव संभव है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।